क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। हमने कक्षा 10 में सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का एक पहला टॉपिक जो संसाधन और विकास था उसके बारे में मैंने कल आपको थोड़ा बहुत बताया था कि संसाधन क्या है और संसाधनों के प्रकार क्या होते हैं। आज मैं आपको इस टॉपिक के अंदर संसाधनों के विकास के बारे में बता रही हूँ। देखिए, पहले से पढ़ते हैं संसाधनों का विकास कैसे हुआ, संसाधनों को कैसे सुरक्षित रखा जाए। तो सबसे पहले हम इसके अंदर जो पढ़ेंगे वो है हमारा संसाधनों का विकास। और आप देखते हैं हम कि मानव के लिए स्टार डाल के लिखना, मानव के लिए ये संसाधन, मानव के लिए ये संसाधन, संसाधन क्या है ये मैंने आपको बता ही दिया था। मानव के लिए ये संसाधन अति महत्वपूर्ण है। मानव के लिए ये संसाधन अति महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा माना जाता है कि ये क्या संसाधन, ये प्रकृति की देन है। ऐसा माना जाता है कि संसाधन जो है प्रकृति की क्या है, देन है। इसलिए इनका अंधाधुंध, इसलिए इनका अंधाधुंध उपयोग किया गया। मानव के लिए संसाधन बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन मानव ने माना कि ये संसाधन किसकी देन है, प्रकृति की देन है। और वो सोचता रहा कि प्रकृति से हमें प्राप्त हो रहा है तो फिर से हम प्रकृति से इस चीज को प्राप्त कर लेंगे। और इसका उनका अंधाधुंध उपयोग है जो मानव के द्वारा किया गया। इसके फलस्वरूप, किसके फलस्वरूप कि जब अंधाधुंध उपयोग है उसके फलस्वरूप अनेक समस्याएं सामने, इसके कारण अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई। इसके कारण अनेक समस्याएं हैं वो मानव के सामने उत्पन्न हो गई। अब हम देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जो मानव समाज के सामने उत्पन्न हो गई, जिसका रीजन है कि इन संसाधनों का है जो अंधाधुंध उपयोग किया गया, जिसके कारण अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई। सबसे पहले जो समस्या है कि संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से जो मानव के सामने समस्या है वो है समाज के कुछ ही वर्गों के हाथ में। एक नंबर पे समाज के कुछ वर्गों के हाथ में, समाज के कुछ वर्गों के हाथ में इनका संचय हो गया, जिसके कारण समाज दो भागों में बट गया, देखते हैं कि समाज कौन से दो भागों में बट गया। एक नंबर पे संसाधन संपन्न यानी जिनके पास पर्याप्त संसाधन है। दूसरा वर्ग है अपना संसाधनहीन, अर्थात जिन लोगों के पास संसाधन नहीं है। हम देख रहे हैं कि जिनके पास संसाधन संपन्न है, जो लोग समाज के, वो लोग हैं अमीर, और जिनके पास संसाधनहीन है, जिनके पास संसाधन नहीं है, वो हो गए गरीब, जो आज के हमारे समाज की एक सबसे बड़ी समस्या है। हम देखते आ रहे हैं कि जिन लोगों के पास संसाधन है वो अमीर वर्ग की श्रेणी में आ रहे हैं, और जिनके पास संसाधन नहीं है वो गरीब वर्ग की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इनके अंधाधुंध उपयोग से, ये उतार लीजिए फटाफट, एक बार आपको और बता देती हूँ कि मानव के लिए संसाधन अति महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि प्रकृति की देन थे,
है, इसलिए मानव के द्वारा इनका अंधाधुंध उपयोग किया गया। इसके कारण अनेक समस्याएं वो मानव के सामने उत्पन्न हुई है। पहली जो समस्या है वो है कि समाज के कुछ वर्गों के हाथों में इनका संचय हो गया, जिसके कारण समाज दो वर्गों में बट गया। जिसके पास संसाधन थे वो अमीर और जिसके पास संसाधन नहीं थे वो गरीब बन गए, जो आज हमारे समाज के सामने ये एक विकट समस्या है। उसके बाद फ्रेंड्स हम दूसरी समस्या देखते हैं कि दूसरी समस्या कौन सी है जो संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग के कारण हमारे सामने आई। यदि आपको लिखने में परेशानी हो रही है तो प्लीज आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को रोक करके आप उसको आसानी से पढ़ सकते हैं, ताकि बोर्ड पे लिखा हुआ है वो आपको आसानी से समझ में आए। 2 नंबर पे है संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से वैश्विक संकट, संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से वैश्विक संकट, पारिस्थितिकी संकट, वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया। परिस्थिति के सामने एक ऐसा संकट आ गया जो पूरे विश्व को उसका समस्याओं का सामना करना पड़ा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम कि जो वैश्विक परिस्थितिकी संकट है, संसाधनों के अंदर तो वैश्विक परिस्थितिकी संकट, अभी संकट के नाम भूल गए थे, संकट पैदा हो गया। अब वो कौन कौन से हैं जो वैश्विक परिस्थिति के संकट जिन्हें हम वैश्विक परिस्थिति संकट कह सकते हैं, उनके एग्जाम्पल है। जैसे सबसे मेन है अपने ओजोन परत की क्षति, हम पिछले छठी क्लास से ओजोन परत के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये ओजोन परत जो जो वायुमंडल से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं वो इसको हानि पहुंचाती है। एक तो ये संकट सामने उत्पन्न हुआ। दूसरा है हमारा भूमंडलीय तापन कि जो धरातल का तापमान है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। ये भी हमारे द्वारा जो संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग किया गया उसी के परिणाम स्वरूप एक वैश्विक समस्या हमारे सामने आई। उसके बाद हम पढ़ते हैं पर्यावरण प्रदूषण, अर्थात पर्यावरण में भी प्रदूषण की मात्रा है वो लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई जा रही है। और एक मेन समस्या जो हमारे सामने आई है वो है भूमि का निम्नीकरण। इसका मतलब है कि जो भूमि की उर्वरता शक्ति है वो धीरे धीरे नष्ट होती हुई जा रही है। भूमि की जो उर्वरता शक्ति है वो धीरे धीरे नष्ट होती हुई जा रही है, जिसके पीछे भी मेन रीजन है हमारा कि हमने इनका अंधाधुंध उपयोग किया। तीसरी जो समस्या है वो देखते हैं हम, आप इसको उतार लीजिए कि जो अंधाधुंध उपयोग किया हमने उसके कारण कौन कौन सी समस्याएं हमारे सामने आई। पहला ओजोन परत की क्षति है, सेकंड नंबर पे भूमंडलीय तापन है कि भूमंडल का तापमान है उसमें वृद्धि हो रही है, तीसरा पर्यावरण प्रदूषण है और चौथा है भूमि का निम्नीकरण। अब हम देखते हैं कि तीसरा जो समस्या है इन संसाधनों के उपयोग से हमारे सामने आई है वो तीसरी समस्या कौन सी है। देखिए 3 नंबर डाल के आप नोट करिए कि मानव जीवन की गुणवत्ता, और वैश्विक शांति के लिए मानव जीवन की गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए
संसाधनों का मानव जीवन की गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा समाज के लिए अब आवश्यक हो गया है। अब आवश्यक हो गया है कि मानव जीवन की गुणवत्ता और वैश्विक शांति को यदि हम बढ़ाना चाहते हैं तो इन संसाधनों का जो न्याय संगत बंटवारा है समाज के लिए अब आवश्यक हो गया है। इनके सही उपयोग के लिए, चौथा, इनके सही उपयोग के लिए, सही उपयोग के लिए हमें, इनके सही उपयोग के लिए हमें सतत आर्थिक विकास की, सतत आर्थिक विकास की, सतत आर्थिक विकास की आवश्यकता है। ऊपर वाले जो 2 पॉइंट अपन ने पढ़े थे वो हमारे सामने जो संकट उत्पन्न हुआ था वो था, और अब इससे निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए वो चीजें हम देख रहे हैं यहाँ कि मानव जीवन की गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए संसाधनों का जो अन्यायपूर्ण वितरण कर दिया गया था उसको समाप्त करें और इन संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा हो ताकि समाज के बीच जो गरीबी और अमीरी है उस स्तर को कम किया जा सके। सेकंड, इनके सही उपयोग के लिए हमें सतत आर्थिक विकास की आवश्यकता है। एक नया शब्द हमारे सामने आया है कि सतत आर्थिक विकास क्या है। सतत आर्थिक विकास है क्या? देखिए, जो सतत आर्थिक विकास है वो ये है कि वर्तमान की प्रकृति में उपलब्ध वर्तमान संसाधनों का उपयोग, प्रकृति में उपलब्ध वर्तमान संसाधनों का उपयोग इस प्रकार किया जाए, इस प्रकार किया जाए कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये संसाधन बचे रहें। इसी बात को सतत आर्थिक विकास के नाम से जाना जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में आपको नोट्स बनाने में आसानी रहे। यह हमने पढ़ा कि संसाधनों का विकास कैसे हमें करना है, जो हमने अंधाधुंध उपयोग के द्वारा इस चीज को खत्म कर दिया है, संसाधनों को, उनको हम भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए किस तरह से बचा करके रख सके। अब हम इसी टॉपिक के अंदर संसाधन और विकास वाले पार्ट के अंदर अगला पॉइंट पढ़ते हैं हम संसाधनों का नियोजन। ये संसाधन विकास था, अभी हम पढ़ेंगे संसाधनों का नियोजन। संसाधनों का नियोजन यानी संसाधन है वो नियोजित कैसे हो। यह एक जटिल प्रक्रिया है, यह एक जटिल प्रक्रिया है। संसाधनों का नियोजन करना एक जटिल प्रक्रिया है। इसके निम्न सोपान हैं, इसके निम्न सोपान हैं। संसाधनों को नियोजित करने के निम्न सोपान हैं। 1 नंबर का भारत के
सभी भागों में, भारत के सभी भागों में इनकी पहचान की जाए, इनकी पहचान की जाए। जो संसाधन है वो कहां कहां पर है, इसके बारे में सभी भागों में इनकी पहचान की जाए, तालिका बनाई जाए, तालिका बनाई जाए, चार्ट बनाया जाए, तालिका बनाई जाए, चार्ट बनाया जाए और क्षेत्रीय सर्वेक्षण भी कराया जाए, और क्षेत्रीय सर्वेक्षण भी कराया जाए, क्योंकि क्षेत्रीय सर्वेक्षण करा करके हम इस चीज का अनुमान लगा सकते हैं कि कहां कहां पर कौन कौन से संसाधन है। दूसरा जो इसका सोपान है हमारा, वो देखते हैं हम, संसाधन विकास, संसाधन विकास योजनाएं, संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए, लागू करने के लिए, संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, उपयुक्त प्रौद्योगिकी, संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल तथा संस्थागत ढांचा तैयार कराया जाए या तैयार किया जाए। पहला पॉइंट है संसाधनों की पहचान कराई जाए, दूसरा पॉइंट है संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत ढांचा है वो तैयार किया जाए, तभी हम आसानी से संसाधनों का नियोजन कर सकते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट और है तीसरा इसका, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बाद में नोट्स बनाने में सहायता रहे। देखिए इसका जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो क्या है, लिखिए जो 3 नंबर पॉइंट है यहाँ वो ये है कि संसाधन विकास योजनाएं, संसाधन विकास योजनाएं, संसाधन विकास योजनाएं तथा राष्ट्रीय विकास योजनाएं तथा राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित किया जा सके, स्थापित किया जाए। ये 3 पॉइंट है जो हमारे संसाधनों के नियोजन के लिए आवश्यक हैं। हमने अभी 2 छोटे छोटे पॉइंट यहाँ पढ़े, एक संसाधनों का विकास का और दूसरा है हमारा संसाधनों का नियोजन। अभी हम आगे इसके अंदर जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो है हमारा भू संसाधन। पॉइंट हमारा भू संसाधन। भू का मतलब है यहाँ पर अपने भूमि की, भूमि है उसको भी एक संसाधन माना गया है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि वो भूमि संसाधन कैसे हैं। लिखिए भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भूमि को एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन माना गया है। इनमें क्योंकि भूमि से ही हमें प्राकृतिक वनस्पति, इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भूमि कैसे है संसाधन
प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, आर्थिक क्रियाएं व परिवहन, आर्थिक क्रियाओं व परिवहन तथा सबसे इंपॉर्टेंट आज के युग में जिसके बिना हर आदमी लगभग अधूरा हो गया है वो है संचार व्यवस्था तथा संचार व्यवस्था। देखिए भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन, इससे प्राकृतिक वनस्पति का विकास हो रहा है, वन्य जीवन इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, आर्थिक क्रियाएं उनके लिए अब जरूरी है और परिवहन तथा संचार व्यवस्था भी भूमि पर ही आधारित है, भूमि पर ही आधारित है। देख लिया हमने कि भूमि हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है कि प्राकृतिक वनस्पतियों का विकास वहां से होगा, वन्य जीवन उसी के अंदर उसी के कारण संभव है, आर्थिक क्रियाएं उसके अभाव में नहीं है और परिवहन और संचार व्यवस्था भी भूमि पर ही आधारित है। लेकिन याद रखना कि ये जो भूमि है वो एक सीमित संसाधन है, सीमित संसाधन है। फ्रेंड्स बहुत विकट समस्या है ये, भूमि एक सीमित संसाधन है। हमें पता है कि जो 100% अपन विश्व के हिस्से को माने तो देखते हैं कि 29% भाग ही ऐसा है जो स्थल के रूप में है, बाकी 78% पर तो पानी भरा हुआ है। अब देखते हैं 29% और जनसंख्या इतनी अधिक है तो स्वाभाविक है कि भूमि एक सीमित संसाधन है। अतः इसका उपयोग भूमि का, अतः इसका उपयोग हमें सावधानी पूर्वक, भूमि के बारे में बात हो रही है, अतः इसका उपयोग हमें सावधानी पूर्वक तथा योजनाबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। देखिए डियर स्टूडेंट्स, भू संसाधन, भूमि को भी एक संसाधन माना है कि भूमि को एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन माना है क्योंकि भूमि के कारण ही हमारी सारी अर्थव्यवस्था इसके ऊपर ही डिपेंड है। प्राकृतिक वनस्पति का विकास यही हो रहा है, वन्य जीवन इसी के कारण संभव है, आर्थिक क्रियाओं के लिए वो आधार है और परिवहन और संचार व्यवस्था भी भूमि पर ही आधारित है। और हमें ये भी पता है कि भूमि एक सीमित संसाधन है, अतः हमें इसका उपयोग सावधानी पूर्वक और योजनाबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए ताकि आगे आने वाले समय में भी हम इस भूमि का अच्छी तरह से उपयोग कर सके। अब मैं आपको छोटा सा और पॉइंट बताना चाहती हूँ इस क्लास के अंदर कि भारत में जो भूमि का वितरण है, भूमि संसाधन का वितरण है, वो किस प्रकार से किया गया है। भारत में भूमि संसाधन, भारत में भूमि संसाधन की जो भारत में भूमि है उसको कैसे कैसे बांटा गया है, कितने % भाग पर क्या क्या है, वो हमें यहाँ इस पॉइंट में देखना है। देखिए भारत के पास जितनी भूमि है, भारत का क्षेत्रफल आपको पता होगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। उस क्षेत्रफल के ऊपर कैसे कैसे भूमि का उपयोग किया गया है, कौन कौन से भाग पर क्या है, देखते हैं हम। मैदानी भाग, सबसे पहले देखते हैं हम मैदानी भाग कितना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितना % भूमि का भाग है जहां मैदान है। याद रखना, पहले भी मैंने आपको बताया था, वो है 43%। भूमि का 43% भाग ऐसा है जिन पर मैदान है, मैदानों का विकास हुआ है। और ये जो मैदान है
वहां कृषि व उद्योग धंधों का विकास हुआ। इस मैदानी भाग पर कृषि तथा उद्योग धंधों का विकास हुआ। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, मैदानी भाग तो है 43 और उस पर कृषि और उद्योग धंधों का विकास हुआ। उसके बाद देखते हैं हम कि जो पठारी भाग है, 2 नंबर पे जो पठारी भाग है वो कितना है? 43% मैदान हो गया और जो पठारी भाग है वो है 27%। पठारी भाग कितना है अपना? 27%। इसमें खनिज क्या मिलते हैं? खनिज, जीवाश्म ईंधन और खनिज, जीवाश्म ईंधन तथा वनों का अपार संचय है। जो पठारी भाग है उसमें खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय है। एक और पॉइंट बाकी का जो हमारा 30% बच रहा है, सॉरी 30 नहीं 43 और 27, हाँ हो ही गया। देखते हैं कि बाकी का जो हमारा 30% भाग है उसके अंदर क्या है। देखिए 30% जो भाग है वो पर्वत है, पर्वतीय भाग। वो कितना है हमारा फ्रेंड्स? 30%। मैदान पूछे तो 43 कर देना, पठार पूछे तो 27 कर देना और पर्वतीय भाग यदि हमें पूछे तो उसके अंदर हम कर देंगे 30%। अब इन पर्वतों में क्या है, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में आपको नोट्स बनाने में या अपने नोटबुक में नोट करने में कोई विशेष परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या फिर वीडियो को आप स्किप कर करके रोक करके इन चीजों को आप बाद में देख सकते हैं। देखिए जो 30% भाग है जो पर्वतीय भाग में हमने लिया है, ये जो पहाड़ों से निकलने वाली जो नदियां होती हैं उन नदियों के प्रवाह को ये सुनिश्चित करते हैं। पर्यटन स्थानों का विकास भी हमारे इस पर्वतीय भागों के अंदर होता है, तो पर्यटन को भी बढ़ावा देती है और पर्यटन विकास को अनुकूल परिस्थितियां भी इन्हीं पर्वतों के द्वारा संभव हो पाया है। तो आज की इस क्लास के अंदर हमने 2-3 चीजें पढ़ी हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से संसाधन और विकास वाले पार्ट से काफी इंपॉर्टेंट है। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से बताना चाह रही हूँ कि हमारा संसाधन और विकास का जो नेक्स्ट तीसरा टॉपिक होगा उसमें हम आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इन दोनों लेक्चर्स का आप नोटबुक के अंदर इनको अच्छे से उतार लीजिए और जो लास्ट में जो हमारी नोटबुक के क्वेश्चन है वो आपको स्वयं करने होंगे अपने नोटबुक के अंदर। वो सारे तभी हो पाएंगे तब आप इन सारी चीजों को पढ़ेंगे। कल वाले जो हमारा टॉपिक होगा संसाधन और विकास वाले पार्ट से ही वो भूमि उपयोग का प्रारूप होगा और भी जो बाकी का बचा हुआ है उसके बारे में। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसको सभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ग्रुप में बार बार ये चीज सुनने को मिल रही है कि लिंक ओपन नहीं हो रहा है। इसके पीछे भी यही रीजन है कि हम इसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो हमारा वो लिंक ओपन नहीं हो पाता है। और जिस भी किसी स्टूडेंट को परेशानी आती है वो जो ग्रुप से जुड़ा है वो मेरे पर्सनल नंबर पर चैटिंग करके और मुझे उसकी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकता है। थैंक यू।